सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, सलाम, नमस्ते, आदाब। तो आज का हमारा जो वन शॉट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर यूनिट सेकंड जो है, इसका आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड, जिसमें जैसे हमने पोटेंशियल निकालना शुरू किया था, हमें आज वो करना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर कहता क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता था सर कि किसी फील्ड में, अगर ये हमारे पास कोई एक फील्ड है और इस फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं, सपोज दैट क्यू नॉट चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां तक लेके जा रहे हैं, और ये जो डायरेक्शन होगा, इसका पाथ होगा ना, इसका मूवमेंट का जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा। दिस विल बी V of A and this will be V of B, and if we are moving from point A to point B, then electric potential difference हमारे पास किसके बराबर लिखा जाता है? VB minus VA is equals to WAB बटे में Q नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। या फिर भाई इसको लिखा जाता है डेल्टा V is equals to W बटे में Q नॉट। तो भाई सीधा सीधा सा याद रखना कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है ऑन चार्ज, वर्क डन ऑन चार्ज। वही एक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर, अगर मैं यहीं से इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी कैलकुलेट कर लूं तो वही बेटर रहेगा। ठीक है। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा सर? भैया अगर हमारे पास ए से बी तक जाना है और अगर हमारे पास वर्क डन 0 हो, मैं कह दूं कि भाई इफ वर्क डन WAB इज इक्वल टू 0, अगर वर्क डन मेरे पास क्या हो? 0 हो, तो देयरफॉर क्या मैं ये लिख सकता हूँ VB माइनस VA इज इक्वल टू 0 बटे में Q नॉट। अब भैया यहाँ पर कॉमन सेंस की बात ये है कि 0 बटे में Q नॉट जो है, 0 बटे में Q नॉट ये है 0 के बराबर। किसके बराबर है? इसका मतलब भैया Q नॉट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? VB और VA जो है, वो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर है? 0 है। विच मीन्स दैट B पर पोटेंशियल और A पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। 10 पोटेंशियल एट पॉइंट कौन सा भैया? B एंड एट पॉइंट A इज सेम, हेंस these two points lies in a equipotential surface। तो हम कहेंगे भैया ये दो पॉइंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में फॉल करेंगे। अब भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम ये नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम। इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पर हमारे पास नहीं आया था, वॉल्यूम नहीं आया था वीडियो में। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्या? मानकर चले कि भाई ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है। इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसा बाहर की तरफ निकलेगा। और हमें ये पता है कि भाई हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे हम चार्ज की तरफ आते जाएंगे तो उस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते जाएंगे ना, वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो भाई अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और भाई इसके बाहर से मैं कीपिंग आर कांस्टेंट अगर एक स्फीयर ड्रा करता हूं, तो इस स्फीयर का रेडियस जो होगा हर जगह पर बराबर होगा।
तो भाई इस रेडियस के स्फीयर के सरफेस पर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर आर सेम है, क्यू सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर V किसके बराबर है, के क्यू बटे में आर के बराबर है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो भैया अगर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, V of A is equals to V of B is equals to V of C, V of D, V of E और V of F, E of G, अगर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो मैं चार्ज को कितना मर्जी नचा दूं, यहाँ पर पॉइंट ए से लेकर सी तक चले जाऊं, डी तक चले जाऊं, ई तक, इस सरफेस पर कहीं पर भी मैं चार्ज लेके जाऊं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्या वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सर अगर दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा, और इसी को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक चीज ये, दूसरी चीज ये देखो भैया कि ये कहां पर मूव कर रहा है, ये चार्ज कहां पर मूव कर रहा है? स्फेरिकल स्फीयर पर मूव कर रहा है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अब स्फेरिकल सरफेस पर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो कैसे होगा? टेंजेंट। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना भैया? 90 डिग्री। और डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी एस वेक्टर। हाँ डी एल होता है वहां पर, सॉरी नहीं, डीएल होता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें डीएल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है डीएस, सो इट विल बी डीएस, है ना। अच्छा, एफ किसके बराबर है? ई इंटू क्यू, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। तो भैया ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू इंटू डीएस। तो भाई ये जो एंगल बनना है वो किस किस के बीच में बनना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में बनना है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर वर्क डन पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव वर्क डन होता है। पढ़ा था ना लास्ट टाइम आपने? आई डोंट नो कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं लेक्चर डाल दूंगा उसमें देख लेना। तो भाई डी डब्ल्यू कितना होगा? क्यू ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा? जीरो होगा। तो भाई ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल ये कितना हो जाएगा? तो वर्क डन जीरो। तो सर वर्क डन जीरो कब होता है? जब हमारे पास सरफेस कौन सा हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस कौन सा हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरा कैसा होगा? दूसरा सरफेस या कैसे कैसे सरफेस हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे? भाई देखो, अगर मैं लीनियर 3D में है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं लेता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लिया, मतलब एक लाइन लिया, एक वायर लिया, एक रॉड लिया, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। जब उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा? बाहर की तरफ, और वो कैसा होगा? लाइक अ गॉसियन सिलेंडर, लाइक अ गॉसियन सिलेंडर होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा लगा? एक एक गॉसियन सिलेंडर की तरह होगा। तो भाई अगर मैं आर को कांस्टेंट मान के चलता हूँ, यहाँ ऊपर से भी और नीचे से भी आर को बराबर मान के चलता हूँ, तो इसको एक गॉसियन सिलेंडर की तरह ट्रीट कीजिए, ऐसा। तो लाइन चार्ज के लिए ये सिलेंडर जो होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हर जगह पर बराबर है और रेडियस भी हर जगह पर बराबर है। ठीक है, तो भैया अगर मैं इसके ऊपर चार्ज को घुमाता हूं, रेडियस बराबर हो गया, आर बराबर हो गया, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू भी बराबर हो गया। तो भाई यहाँ पर जो मैं चार्ज को ऐसे इस सरफेस पे घुमाऊंगा ना, उस सरफेस पर घूमते घूमते वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। चाहे ऐसे घुमाऊं, चाहे ऊपर नीचे घुमाऊं, ऐसे। लेकिन अलोंग द लेंथ अगर मैं लेके जा रहा हूं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आएगा भैया, ऐसा नहीं कहेंगे भाई, अगर हम ऐसा इसके राउंड राउंड सर्कुलर घुमा रहे हैं तब हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ध्यान दीजिए और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये क्या बनेगा? सेंटर में चार्ज है और सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है ना।
तो भाई उस चार्ज के इर्द गिर्द घूमोगे तो एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा। तो वो क्या होगा, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, चार्ज बराबर डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। जब पोटेंशियल हर पॉइंट पर इक्वल होगा सर्कल के, तो भाई वहां पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन भाई अलोंग द लेंथ, अब अलोंग द लेंथ सिचुएशन डिफर कर सकती है। सिचुएशन डिफर कैसे कर सकती है, हो सकता है मेरे पास ये रॉड अगर ऊपर से मोटी हो और नीचे से पतली हो, तो ऊपर से मोटी हो और नीचे से पतली हो, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर या सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी को ध्यान दीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी में या सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने ये कहा था कि जहां से पॉइंटेड एंड होगा वहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर पॉइंटेड एंड नहीं होगा, जहां पर मोटा सरफेस होगा, वहां पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। हमने कल बात किया था इसके बारे में, है ना। तो भैया अगर ये ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म लेंथ का है तब हर जगह पर चार्ज डेंसिटी बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पर ये मोटा या पतला है तो तब क्या है, हमारे पास चार्ज डिफर करेगा, और चार्ज डिफर करेगा, रेडियस अगर बराबर भी हो चार्ज डिफर करेगा तो पोटेंशियल भी डिफर करेगा। तो भाई फिर अगर हम अलोंग द लेंथ चलते हैं तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म लेंथ का है, रॉड जो है वो कैसी लेंथ का है, यूनिफॉर्म थिकनेस का है, तो भाई हर पॉइंट पर चाहे आप इसके अलोंग द लेंथ चलो या अलोंग द सर्कल चलो, कर्व सरफेस एरिया, तो भी हमारे पास ये कैसा रहने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो सकता है सर, शादी ब्याह में आपने वो देखी होगी ना लाइट, कौन सी लाइट है, अरे वो जलती है ना ऐसा, मतलब ऐसा हाई बीम, हैलोजन लाइट, हाँ समथिंग लाइक हैलोजन लाइट। अब हैलोजन लाइट देखो, ये ऐसा है, दिस इज हैलोजन लाइट, और हैलोजन लाइट जब बीम देता है तो बीम कैसा देता है, बिल्कुल ऐसा, ऐसा बीम देगा। अब ये बीम पर हमारे पास इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस प्लेन पर, ये प्लेन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट किस पर होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होंगे। लेकिन भैया अगर मैं इस बीम के अलोंग चलूं, आगे की तरफ चलूं, ऐसा मैं एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करता हूं और एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करता हूं, क्या ये दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होंगे? अगर मैं यहां से बात करता हूं कि यहां से अंदर से जो लाइट निकल रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो भाई क्या ये ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होंगे? ए पॉइंट इज मच क्लोजर टू द सोर्स, उसको चार्ज मान लो या लाइट मान, और बी पॉइंट जो है वो काफी दूर है सोर्स से। तो भैया अगर रेडियस दोनों का डिफर कर रहा है तो भाई पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, तो क्या ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होंगे? लेकिन भाई इस प्लेन पर जो आपके सामने फ्रंट प्लेन बन रहा है, उस प्लेन पर अगर मैं बात करूं तो हर एक पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम द सोर्स। तो इसका ये वाला जो प्लेन बनेगा वो प्लेन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस पर भाई मैं कहीं पर भी ऐसा ऐसा चार्ज घुमा दूं तो वहां पर हमारे पास चार्ज का वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, और इसी को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। आगे हम बढ़ते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। याद रखना भैया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारे पास वर्क डन कितना होता है, हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज कभी 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन 0। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आता है? भाई देखो, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। और मैं किसी चार्ज को लेके, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण मुझे पॉइंट ए पर क्या देखना, पोटेंशियल देखना कि कितना पोटेंशियल होगा और ये कितने डिस्टेंस पर है सर,
आर डिस्टेंस पे। मानकर चलो कि इसकी जो चार्ज की फील्ड की स्ट्रेंथ है वो है अप टू एक्स डिस्टेंस तक। कहाँ तक है? एक्स डिस्टेंस तक है। और मैं किसी चार्ज को लेके आ रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए लेके आना है, तो सबसे पहले इसको पॉइंट पी पे आना पड़ेगा, और पी से क्यू तक मैं मान के चलता हूँ कि कितना डिस्प्लेसमेंट है सर? dx डिस्प्लेसमेंट। और ये dx डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। अब भाई पॉइंट पी पर अगर मैं बात करूं, एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? इज इक्वल टू के क्यू बट में एक्स स्क्वायर के बराबर। और वो होगा कहाँ पर भैया? अलोंग एक्स वेक्टर। जब मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ अलोंग एपी, बाहर की तरफ, अलोंग एपी वेक्टर। ऐसा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो भी निकलेगा वो ऐसा निकलेगा बाहर की तरफ, यहाँ से ऐसा बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ। और दूसरी बात तो देखिए भैया कि हमारे पास फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू इंटू क्यू, F इज इक्वल टू इंटू क्यू। ठीक है भैया। अच्छा तो भाई वर्क डन कितना होगा? dw विल बिकम इक्वल टू f वेक्टर डॉट d वेक्टर सॉरी dx वेक्टर। तो भाई f कितना है? q e वेक्टर डॉट dx कितना भैया? dx वेक्टर, दिस इज dw। तो e का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर dx, है ना। और ये होगा cos 180 डिग्री क्यू ई डी एक्स cos 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जा रही है अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये होगा -1, तो दैट विल बी माइनस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? अरे क्यों नॉट है भाई। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव क्यू बटे में एक्स स्क्वायर क्यू नॉट dx। अब पोटेंशियल हमें देखना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि दोनों चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना भाई, dw, ये इक्वेशन को ध्यान में रखना। यहीं से मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा तो भैया इसको इंटीग्रेट कीजिए। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू -1/4 पाई क्यू नॉट, कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, माइनस क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया 1/x स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर dx को जब इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट कहां से बच्चे? फ्रॉम इंफिनिटी टू r। x का वैल्यू कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से r तक। ठीक है, इंफिनिटी टू r। तो ये हो जाएगा सर माइनस क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x पावर -1 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा x पावर -1 बटे में -1, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r। -1 को बाहर निकाल दो भैया, ये हो जाएगा प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/, तो 1/∞ कितना हो जाएगा बच्चा? 0, है ना। तो ये कितना बच जाएगा? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसल, तो भैया ये वर्क डन कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में r। अब भाई जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, मतलब ये जो चार्ज है इसका पोटेंशियल कहीं पर मापा जा रहा है, किसी पॉइंट ए पर मापा जा रहा है। और मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज का यूज किया जाता है, क्यू नॉट का यूज किया जाता है। और क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड ना ही इतना ज्यादा छोटा होता है कि भैया उसको हम मेजर ही ना कर पाए, नोटिस ही नहीं कर पाए, ना ही इतना बड़ा होता है कि भैया उसको हम वो जो है इस चार्ज की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करें। तो क्यू नॉट का वैल्यू हम हमेशा यूनिट ही लेते हैं, यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज हम लेते हैं अगर जब हमें पोटेंशियल की बात करें। तो अगर क्यू नॉट का वैल्यू 1 हो गया तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में
आर, और इसी वर्क डन को रिप्लेस किया जाएगा एज अ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर। ठीक है, ये रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू, फ्रॉम द चार्ज क्यू। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में, पोटेंशियल के केस में क्यू नॉट कितना लिया भैया हमने? 1 लिया, क्योंकि वो टेस्ट करना है। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये क्यू नॉट का वैल्यू 1 नहीं होता है, ये क्यू नॉट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, क्यू नॉट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा है तो उस वक्त तो वर्क डन जो हमारा होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे में आर, और इसी वर्क डन को रिप्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ध्यान दो, दोनों इक्वेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो क्यू नॉट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और पोटेंशियल में क्यू नॉट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है भैया, ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, इसके आगे हम बढ़े तो हमारे पास क्या था? हमारे पास था शायद, क्या था भाई? सर सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, उसमें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा ना, वो सीधा सीधा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, थोड़ा सा बता देते हैं। सीधे सीधे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने कहाँ पे किया था? फोर्स वाले चैप्टर में किया था, मतलब फोर्स वाले चैप्टर में नहीं, पहले सब यूनिट में किया था, कूलम्स लॉ के बाद में जस्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है भैया, तो चार्ज ये है Q1, कुछ पोटेंशियल लगाएगा Q0 के ऊपर, है ना, या पॉइंट P पर कोई पोटेंशियल होगा, Q2 का अपना पोटेंशियल होगा, Q3 का अपना पोटेंशियल होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है। मैं किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनको क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू Q1, अगर V1 अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P, V1 कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R1, है ना। अगर पोजीशन वेक्टर R1 में कंसीडर करता हूँ, किसके बीच में है R1? भाई Q1 और P के बीच में। मैं तो यहाँ पे खड़ा इनको देख रहा हूँ, ये Q1 R1 वेक्टर मेरे लिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन ये Q1 और P के बीच में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको देख रहे हैं। ठीक है, V2 कितना होगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में R2। V3 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे में, तो टोटल V कितना होगा भाई? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। तो ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, Q1 बटे में R1 प्लस Q2 बटे में R2 प्लस Q3 बटे में R3 एंड प्लस सो ऑन Q1 बटे में Rn इफ देयर आर n चार्जेस। खत्म कहानी, इतना ही तो है। इसमें वेक्टर नहीं होता, पोटेंशियल स्केलर होता है, एनर्जी है ना। ठीक है, वर्क डन निकाल रहे ना भैया, वर्क डन निकाला ना पोटेंशियल में, हमने क्या निकाला? तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट dw इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? स्केलर है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। अच्छा भैया, तभी तो बताया कि भाई सीधा सीधा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो। अच्छा चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, है ना। दिखाओ बच्चा, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा? तो भैया देखो, पहले समझ लो, हमारे पास मान के चलो कि मेरे पास ये प्लस क्यू है और ये मेरे पास माइनस क्यू है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो कितना है भैया? 2 टाइम्स a है। डाइपोल लेंथ, डाइपोल का डेफिनेशन है ना,
तो भाई कोई पॉइंट मान के चले कि साधारण सा पॉइंट यहाँ पर है और सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है r है, यहाँ से उसका डिस्टेंस r1 है, यहाँ से उसका डिस्टेंस r2 है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। तो यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। देखिए अच्छा भाई ठीक है, ओके चलिए। तो भैया पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यों लिख देता हूँ एट पॉइंट P कितना होगा भैया K Q1 या Q बटे में R1, K Q बटे में R1। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q K Q बटे में R2। नेट पोटेंशियल कितना होगा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, तो V कितना होगा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा भैया K Q बटे में R1 माइनस K Q बटे में K Q कॉमन। आपके पास काम रहता है R1 और R2 को फाइंड आउट करना, और ये फाइंड आउट करके हमने बायनॉमिनल थ्योरम वो सब कुछ लगाया था। ये कितना आता है लास्ट में बताना जरा, कुछ P cos थीटा कैसे ऐसा आता है। हाँ ये वैल्यू देख लेना, बहुत लंबा कैलकुलेशन, आप ज्यादा लंबा कैलकुलेशन बनाऊंगा तो ये वैल्यू ही बहुत बड़ा बन गया। सो सीधा सीधा मेरे को पोटेंशियल बताइए कि पोटेंशियल कितना आता है सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। के पी कॉस थीटा बटे में 2 टाइम्स है के पी कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, यही है ना भाई। ध्यान से देखना कि पोटेंशियल कितना आता है ड्यू टू अ डाइपोल, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और अगर हो जाएगी तो भाई इसका लेक्चर पड़ा हुआ है वहां से देख लेना, ठीक है भैया। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है भैया, डेल्टा E इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा V बटे में डेल्टा R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहता है भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा ना और R के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा V का वैल्यू भी नेगेटिव घटेगा। क्या घटेगा, अरे मच्छर आ गया भाई काटेगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट जो होते हैं ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमने इसका 3D में अगर बात करेंगे तो डेल्टा E किसके बराबर होगा भैया, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, लेकिन नेगेटिव उसका प्रोडक्ट किसके साथ, पोटेंशियल के साथ, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम वो पॉइंट थे, मतलब एक कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो वो हमने पढ़े हुए हैं भैया। क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, पहला कि भाई जो भी चार्ज हम उसके सरफेस पर देंगे तो वो उसके सरफेस पे आ जाए कंडक्टर। दूसरा पॉइंट कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तीसरा कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो नॉर्मली निकलेगा। चौथा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर टू द सरफेस, ये हो गया। और साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यस सर, है ना। एन क्या वो नॉर्मल वेक्टर रहेगा। पांचवा, 5-6 पॉइंट थे। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, थ्रू आउट द सरफेस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, उसके बाद था हमारे कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर क्या है सर, देखिए कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में होता है कि सर हमें ये पता है वैलेंस बैंड थ्योरी के कारण कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो रहता है, एनर्जी गैप जो रहता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, जिसके कारण यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करके चले जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो कंडक्ट करते हैं।
उसके बाद हमने पढ़ा था इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक, है ना। इंसुलेटर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, सिर्फ फर्क इतना है कि डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक क्या था भाई हमारे पास कि भैया हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप रहता है वो बहुत बहुत ज्यादा रहता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो भी वैलेंस बैंड में से जंप करता है वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाता और कंडक्ट भी नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास सेमीकंडक्टर, तो भाई सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता था कि ये जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये इंटरमीडिएट है किसके, कंडक्शन और कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। तो भाई यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं एनर्जी क्या है, तो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है। इनमें देखो 2 एरो लगे हैं, इसमें सिंगल ही एरो लगा है, तो इसका मतलब ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो जंप करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो कंडक्शन उसकी वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सा था, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन है ना, शायद यही था, है ना, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या था, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या था। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है सर, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है लेकिन एफिशिएंट सपोर्टर है, एफिशिएंट सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एफिशिएंट सपोर्टर है किसका, अब डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं सर, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा हमारे पास होता है सर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब पोलर इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl, H2O, H पॉजिटिव HCl, है ना, वो बहुत सारे FeSO4, ठीक है, वो सारे हमारे पास क्या है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है सर, जिनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर जो होता है डज नॉट कोइंसाइड, कोइंसाइड होता है एक ही पॉइंट पे फॉल करना, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है भैया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड, ठीक है भैया। अच्छा भाई, अब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में हमने क्या देखा था कि अगर हम एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर उसका एक ही पॉइंट पर है, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो ये क्या होता है भैया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है E0 वेक्टर, यहाँ पर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल दूं तो इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है भैया, पोलराइजेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है ना, इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग चार्ज, पोलराइजिंग चार्ज। और यहाँ पर ये जो सेपरेट हुआ ना मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो मॉलिक्यूल के अंदर सेपरेट हो गया ना किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर, इस चार्ज को हम कहेंगे भाई पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज। और होल फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन, POLARISATION, पोलराइजेशन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी यही बता देते हैं। चलो भाई बात करते हैं क्या होगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा खींचते चले जाएंगे,
और ज्यादा खींचते चले जाएंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये क्या करेगा, ब्रेकआउट हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट हो जाएगा। तो भाई ब्रेकआउट होने से जस्ट पहले का जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट वेक्टर है ना, इन विच द डाइलेक्ट्रिक सस्टेन्ड। तो वो वैल्यू जो है एक डाइलेक्ट्रिक के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू झेल सकता है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की झेल सकता है ब्रोक आउट होने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी बात, जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम यहाँ पर डालते हैं, ये तो हमने पॉइंट की एक चार्ज की बात की, एक एटम की बात, अगर मैं यहाँ पर एक स्लैब को ही डाल दूं, तो जब हम इसमें एक स्लैब को ही डाल देते हैं तो स्लैब के अंदर से जितने भी एटम्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स, वो सारे क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। इनका नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, और नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। तो भैया सारे एक ही मटेरियल के एटम हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज टेंडेंसी और पॉजिटिव चार्ज टेंडेंसी एक दूसरे को क्या करती है, बीच में न्यूट्रलाइज करती है। बाकी जो रहा इसके कार्नर पर जो चार्ज अपेयर हो रहा है वो कहां पर अपेयर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऑन द सरफेस ऑफ। और भाई सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज अपेयर हो रहा है, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ईपी वेक्टर, और इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा, ई नॉट माइनस ईपी वेक्टर। दिस ई इज नोन एज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक को जब हम प्लेट्स के बीच में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती है, घट जाती है, और वो कितनी है, ई है। और ई की डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड ई नॉट वेक्टर की इज सेम, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम, वैल्यू नहीं, सॉरी वैल्यू नहीं, डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर है? इसको पॉज कर ले भाई 2 मिनट। ओके चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। देखो भाई, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर क्या है सर, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस कह दो या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कह दो, which is used to store large amount of charge in small charge। ठीक है, small हाँ, इन स्मॉल स्पेस। इसका जो हमारे पास सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का, वो ये है, या ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और एक ये भी है वेरिएबल कैपेसिटर, ऐसा। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है सर, एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसको किसके साथ लिखा जाए, C इक्वल्स टू Q बटे में V। ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या कहता है इसका, कहता है सर एक प्लेट A है, इसको हमने क्या डाला है, एक पोटेंशियल के साथ लगाया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं क्या बना रहा हूं। ठीक है, प्लेट ए, इसके ऊपर हम चार्ज डालते हैं तो ये चार्ज एक टाइम पर आके रुक जाता है, फिर हम क्या करते हैं सर, बी प्लेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं,
और बी प्लेट को इंट्रोड्यूस करने से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसको पोलराइज कर देता है या इंड्यूस्ड कर देता है, जिसके कारण इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, प्लेट बी को क्या कर दिया, ग्राउंड कर देते हैं प्लेट बी को। जब हम प्लेट बी को ग्राउंड कर देते हैं तो भैया ए प्लेट की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट ए। उसके बाद हम प्लेट बी को रिमूव करने से पहले ही प्लेट ए को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देन प्लेट बी को भी रिमूव कर सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल हाउ वी कैन स्टोर चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अर्थ का कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, चलो वो बता देते हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V है ना। तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर बाई C इज इक्वल्स टू Q बटे में V हमारे पास होता है। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो पहले V का वैल्यू फाइंड करो। तो एक स्फीयर के लिए V का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। तो भाई 1/V किसके बराबर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटे में Q। Substitute the value of 1/V in this equation, we get C is equals to Q into 4 pi epsilon naught R बटे में Q। Q खत्म, C का वैल्यू कितना आएगा, 4 pi epsilon naught R। ये रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अगर हमें अर्थ स्फीयर कंसिडर करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है भैया, 1/K। या भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C इज इक्वल्स टू या 1/C इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁻⁹। R का वैल्यू कितना फॉर अर्थ है, अर्थ के लिए वैल्यू कितना है R का, 6400 किलोमीटर अप्रोक्स। देखो कैपेसिटेंस जो आएगा ना अर्थ का, तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल के देख लो, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना पहले, तो आएगा 7.11 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू रहता है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद हमने क्या किया था भैया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, देखिए भैया दो प्लेट्स हमारे पास है, प्लेट ए और प्लेट ए के ऊपर कितना चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया यहाँ पर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सिग्मा पॉजिटिव इसकी डेंसिटी है, सिग्मा नेगेटिव इसकी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ की तरफ सेटअप होगा। तो भाई नॉट का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो C किसके बराबर है, कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना ना, Q बटे में V। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना हो तो V का वैल्यू पहले पता कीजिए। तो भाई इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस D है तो बात करते हैं कि भाई इसका कितना होगा। तो भाई V कितना होगा, E0 इंटू D। तो E0 का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। सिग्मा का वैल्यू Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। और भाई V 1/V का वैल्यू कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q इंटू D। ठीक है, इसका वैल्यू, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो C का वैल्यू कितना आता है भैया, which implies C will become equals to Q into A epsilon naught upon Q into D। Q खत्म, C कितना हो जाएगा, A epsilon naught upon D। This is the value of capacitance of a parallel plate capacitor, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भैया, ये रहेगा कैपेसिटेंस का वैल्यू फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इसमें डालते हैं, देखिए
जब हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो सपोज दैट इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है भैया, टी है। कितनी थिकनेस है, टी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। फिर से आपको वही काम करना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मोहित कुल्लूर गुण मारखानी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। V का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, 1/में V कितना होगा भाई, V का वैल्यू कितना होगा, V इज इक्वल टू E नॉट लग रहा है किस फेस में भैया, इस फेस में और इस फेस में, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। तो भैया E नॉट डी माइनस टी प्लस E नॉट बटे में K इंटू टी, बिकॉज K का वैल्यू कितना भैया, E नॉट बटे में E है, तो E का वैल्यू कितना होगा, E नॉट बटे में K। भाई E नॉट का वैल्यू कितना है, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इंटू टी। कितना हो जाएगा, क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा भैया, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये बचेगा यहाँ पे। तो भाई 1/v कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। भाई इसका वैल्यू यहाँ पे डाल के ये पोटेंशियल का वैल्यू निकालो और यहाँ पे डालो। जब यहाँ पे डालोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आएगा, C will become is equals to Q into A epsilon naught upon Q into D minus T plus T upon K। Q खत्म तो C किसके बराबर होता है भैया, A epsilon naught upon D minus T plus T upon K। ये वैल्यू है किसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा भाई, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब जब आपको करना होगा तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या होगा, कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या होगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा। चलो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक नहीं भाई, विद कंडक्टिंग स्लैब, CONDUCTING, कंडक्टिंग स्लैब। तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए भी वही काम कहानी है भाई, V आपको फाइंड आउट करना, और V कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर V D माइनस टी। भाई कंडक्टिंग स्लैब में यहाँ पर अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी क्यू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी भैया। ऐसा तो 1/v किसके बराबर होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपन क्यू इंटू डी माइनस, ये वैल्यू को ये वैल्यू में डाल दो। C कितना आ जाएगा भैया, C आ जाएगा क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू डी माइनस टी। क्यू खत्म, C कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी। ये रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ शायद, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो भाई कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रह गया ना, कॉम्बिनेशन भी तो रहा है। चलो पहले एनर्जी कर देते हैं भाई। देखो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्लेट ए और कैपेसिटर का प्लेट बी। मुझे इसको लगाया मैंने पोटेंशियल, क्या लगाया, पोटेंशियल, वी पोटेंशियल लगाया। अब क्यू का वैल्यू बढ़ने लगा, फ्रॉम Q0 टू क्यू, चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, क्या हो रहा है, और चार्ज होने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है भैया, वर्क डन करना पड़ रहा है। तो भाई मान के चलो कि छोटे से वर्क डन, छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए डी क्यू बटे में वी, पोटेंशियल तो बराबर है ना,
छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन अभी हमने निकाला W = Q/V के बराबर होता है। Yes, sir. ठीक है, अब कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, C कितना है भैया, किसका वर्क डन निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस के ऊपर वर्क डन निकाल रहे हैं ना, तो C कितना है, Q/V। V का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, V = Q/C। इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए, V का वैल्यू, तो अच्छा चलो अभी 1/V निकालते फिर डालते, तो 1/V कितना आएगा सर, C/Q। अब डाल दो इसका वैल्यू यहाँ पे 1/V, तो dW कितना आएगा भैया, dW will become = C/Q dQ, C/Q dQ। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। Yes, sir. हाँ, ये तो theory. Only one. 1/V, हाँ ठीक है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको Integrate. इंटीग्रेट करना होगा। Sir, ये क्या है? करते हैं integrate. Integration of dW plus integration C upon Q dQ. So this C upon Q and Q upon. नहीं ये 1/V गया ना, तो वो V की Q upon C है। अरे यार मैं Q upon C आएगा, क्या दिमाग खराब है यार। वर्क डन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये क्या लिखा है यहाँ पे, हमने स्टार्टिंग से ही गलत कर दिया भाई। तभी मैं बोलो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, अभी मेरा दिमाग तो पता नहीं कहाँ चलेगा। अच्छा भैया, तो dW किसके बराबर होगा, QdV है ना, V dQ, छोटा सा चार्ज करने के लिए इतना। तो भैया C किसके बराबर है, Q/V, तो V किसके बराबर होगा, Q/C। डाल दो इसका वैल्यू यहाँ पे, तो dW कितना आएगा भैया, Q/C dQ। छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए, टोटल चार्ज स्टोर करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन Q/C dQ। अब Q का dQ का हो रहा है ना, dQ का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो dQ का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to Q है, तो ये जाएगा Q²/2 इंटू 1/C। ठीक है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल के आ जाएगा Q²। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये वर्क डन लिखा जाएगा एज अ पोटेंशियल, एंड 1/2 Q²/C। अब C = Q/V, वो तीन इक्वेशंस डाल दो यहाँ पे, तीन इक्वेशंस इसकी निकलेंगे। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, की कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है ना। तो एक कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, तो पहला ग्रुपिंग कौन सा है, पैरेलल या सीरीज या हेड टू हेड या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, एक कैपेसिटेंस C1 इसके AB प्लेट, कैपेसिटेंस C2 इसके AB प्लेट, इन दोनों का कैपेसिटेंस वैल्यू हमें निकालना है। तो भैया पोटेंशियल दोनों को बराबर मिलेगा, लेकिन चार्ज दोनों में अलग अलग स्टोर होगा। तो C कितना है भाई, C = Q/V है, C = Q/V है, तो C1 कितना होगा सर, Q1/V, और C2 कितना होगा, Q2/V। तो भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 + Q2 होगा, तो Q1 का वैल्यू निकाल दो यहाँ से। अगर Q1 का वैल्यू आप निकालते हो तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू कितना आता है भैया, C1V, और Q2 का वैल्यू कितना आता है, C2V। यहाँ पर Q का वैल्यू कितना आता है, C/V, तो डाल दो वैल्यू, C/V = C1V + C2V, CV C1 + C2 और V निकाल दो, कॉमन खत्म कर दो, C कितना हो जाएगा, C इन पैरेलल C1 + C2 के बराबर होगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस इन सीरीज कितना होगा, सीरीज कैपेसिटेंस कितना होगा, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, पोटेंशियल दोनों को अलग मिलेगा, पोटेंशियल दोनों को अलग मिलेगा।
ठीक है भैया। तो जब पोटेंशियल दोनों को, तो C इज इक्वल टू क्यू बटे, अच्छा ये दूसरा हेड टू टेल या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डाल देना। C इज इक्वल टू क्यू बटे में V, तो V कितना आएगा भाई, क्यू बटे में C। अच्छा तो सर C1 कितना आएगा, C1 आएगा क्यू बटे में V1, और C2 कितना आएगा सर, क्यू बटे में V2, है ना। तो भैया इसके हिसाब से V1 कितना आएगा, क्यू बटे में C1, और V2 कितना आएगा, क्यू बटे में C2। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जितना पोटेंशियल दे रहे हैं वही पोटेंशियल तो आगे यूज होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V का वैल्यू कितना है भाई, क्यू बटे में C इज इक्वल टू क्यू बटे में C1 प्लस क्यू बटे में C2। क्यू बटे में C इज इक्वल टू क्यू कॉमन कर दो तो 1 बटे में C1 प्लस 1 बटे में C2 है ना। तो क्यू क्यू खत्म, तो 1 बटे में C इन सीरीज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ द टू कैपेसिटर्स, और भाई n कैपेसिटर्स है तो उनका भी रेसिप्रोकल सम ही होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होता है, उसके दोनों सब यूनिट कवर होते हैं। आशा है कि आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए।